माई सेल्फ एस रत्नेश। आज हम एस्ट्रोलॉजी पे कुछ स्पेशल बात करेंगे और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं लास्ट वीडियो में और कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एस्ट्रोलॉजी है इसका किसी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। ये एक हायर मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब लोग इसको एकदम कैलकुलेट कर लेते हैं और अपने पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो कि फार्मूले हैं, उसको अगर आप पहचान लेते हैं और उस पर अप्लाई कर देते हैं तो आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन पर पहुंचते हैं एकदम। तो ऐसे ही मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं एक हॉरोस्कोप पर बात करता हूं। पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। एस्ट्रोलॉजी आप जानते ही हैं कि इसका किसी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। इस पर भी मैं बात करूंगा कि ये कितनी पुरानी है ये और कैसे इसको लोग पहले फॉलो करते थे। बट जो वैदिक ज्योतिष है और एक है आधुनिक ज्योतिष। जो आधुनिक ज्योतिष यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो एस्ट्रोलॉजी 1950 के बाद की अगर बात करें तो इसमें एक पार्ट इंक्लूड हो गया उपाय ज्योतिष। ये एकदम बेसलेस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये उपाय इतने एक्यूरेट होते तो मुझे लगता है कि जो उपाय लोग एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं वो पहले अपना ही उपाय क्यों ना कर लेते। तो आप मान के चलिए कि उपाय इतना इफेक्टिव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उपाय कुछ चीज़ों के हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों के नहीं है। और बल्कि ये जब से ये उपाय ज्योतिष आ गई है, ये उपाय एस्ट्रोलॉजी आ गया है, इसी के कारण इतनी बढ़िया सब्जेक्ट, इतनी बढ़िया साइंस का नाम बर्बाद हो गया। अगर इसको कोई एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर ले और फार्मूले जो भी मेरे पास बहुत सारे फार्मूले आ गए हैं कि जो एकदम सटीक लग जाते हैं, तो अगर उस पर जाके आप कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो आप देखेंगे कि वही सही समय होगा और वहीं पर जाके जो हमारे आकाश मंडल में जो स्थितियां बनेंगी, जैसी स्थितियां उसके ऊपर बनेंगी वही घटना घटित होगी। तो आप देखिए, लेकिन इसका नाम किसने खराब किया? मुझे लगता है कि उपाय ज्योतिष ने। जो आधुनिक काल 1950 के बाद का जो समय रहा उसी ने सबसे ज़्यादा इसको बर्बाद किया है। जबकि ये बहुत पुरानी साइंस है, साइंस ही कहिए। मैंने एक जगह गूगल में पढ़ा कि इसको इन्होंने स्यूडो साइंस का, मैं मान सकता हूँ ये स्यूडो साइंस है। क्यों स्यूडो साइंस है? क्योंकि साइंस से भी ये आगे है। जो आज कुछ साल क्या 1965 में नासा ने जो बात कही वो हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले की ही बात है। हजारों साल पहले ये बात कह दी गई। तो आप इसको एकदम एक्यूरेट मान करके काम करिए और इसमें उपाय ज्योतिष को जरा किनारे रखिए। जब भी कोई इस प्रकार की हॉरोस्कोप आपको दिखाने आए तो हमें लगता है कि आदमी को एक प्रेडिक्शन करना चाहिए, फलादेश करना चाहिए कि भाई आपके समय इस समय ये होगा, इस समय ये होने के चांसेस बन रहे हैं और इस समय ये होने के चांसेस बन रहे हैं। आप देखेंगे 90%, बल्कि 90% मैं कुछ कम ही कह रहा हूँ, 90% से ज़्यादा वही चीज़ एक्यूरेट आएगी। मैं कुछ चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। एक ये मेरे सामने एक हॉरोस्कोप आया। ऐसा नहीं कि इनको मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये घटना होने के बाद हमारे सामने और मुझे बताया गया कि ये इस प्रकार की यहाँ पे डिजीज़ है। क्या ऐसा हॉरोस्कोप में है कि ये डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती? मैंने कहा मैं चेक कर सकता हूँ कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जब मैंने चेक किया तो मैं एकदम सोच में पड़ गया कि जो फार्मूले लग रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई हुए और वही सेम सिम्टम इस बच्चे के सामने आए कि ये बच्चा है, इसका बर्थ 2000 के आसपास का है, 2010-9-2000, यानी कि 10 तारीख सितंबर का महीना 2000 ईयर। जैसे ही ये पैदा हुआ तो इसको ना ब्रेन में प्रॉब्लम आई, ब्रेन में, सर में प्रॉब्लम आई और कुछ समय बाद इसका फिर तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। यानी इस बच्चा जब बहुत छोटा था तो इसका जो ऑपरेशन करना पड़ गया। तो देखिए, अब ये बच्चे की कुंडली आई कि माँ बाप ने कहीं इसको दिखाया, हमारे पास पहुंची, मैंने देखा, मैंने इन सब चीज़ों पे जब एनालिसिस करी तो मैंने देखा कितनी एक्यूरेट यहाँ पर बैठ रहा है। अब ये ना आप करिए कि ये आपके साथ ये है तो आप इसका उपाय ये कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। उपाय करना होता है तो हम लोग पहले अपना खुद ही उपाय कर ले। इसी चीज़ को जरा एस्ट्रोलॉजी से रिमूव करिए। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी को पहचानिए, बहुत एक्यूरेट साइंस है। देखिए, मैं कहीं आप पूजा पाठ की बात नहीं करूँगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें आप देखिए, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यानी कि किसी भी व्यक्ति को कब कौन सा रोग होगा ये बताया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट चार्ट्स हैं हमारे सामने। ये D1 चार्ट जिसको आप लग्नेश या जन्मांक भी कह सकते हैं, D30 चार्ट इसको त्रिशांश कहेंगे, D3 चार्ट इसको दृश्यकोण कहेंगे,
D9 इसको नौमांश कहेंगे, D12 इसको द्वादशांश कहेंगे। इन इतने चार्ट से हम किसी भी डिजीज, होने वाली डिजीज या पहले से जो हुई है डिजीज, उसका पता लगा सकते हैं। आपको ये सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। जो इसका फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस, ये क्या करता है, जो आंख से ऊपर वाला पोर्शन है, आंख से ऊपर वाला जो पोर्शन है, जिसको हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, वहां जो लिंक करेगा वो ये हाउस बताएगा। आप देखिए अगर किसी का ये हाउस डिस्टर्ब हुआ तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम, लेकिन केवल हाउस नहीं देखना, 3 चीजें यहाँ पे चेक करनी होंगी। एक तो पहले हाउस चेक करना है, एंड हाउस का लॉर्ड चेक करना है, एंड थर्ड उसकी राशि चेक करनी है कि कौन सी राशि है। अब राशि क्या होती है, जैसे धनु राशि, मकर राशि, ये क्या वाकई ऐसे आसमान में ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो फिर क्या है ये, आपको पता है कि नक्षत्र है 27 नक्षत्र, और हर नक्षत्र के 4 स्टेप्स यानी 4 चरण है। तो 27 इंटू 4 करिए 108 हो गया। क्लियर। एक ये जो राशि बनती है, एक राशि नक्षत्रों के 9 चरण से मिलके, चरण से, ना कि 9 नक्षत्र नहीं, चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण हो गए। तो आप मान के चलिए 2 नक्षत्र तो 8 हो गया, तो 2 नक्षत्र पूरी पूरी और एक नक्षत्र का केवल फर्स्ट स्टेप यानी पहला चरण मिलकर ये एक राशि बनती है। तो ये जो नक्षत्र इस प्रकार के अरेंज कर लेते हैं कि हमें, जैसे मान लीजिए मेष है तो मेष दिखाई देगा, जैसे धनु है तो धनु जैसा दिखाई देगा। तो वो एज्यूम किया गया, जैसे आप केमिस्ट्री में जाए तो ऑर्बिटल, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्या वाकई उसका ऐसा कोई सर्कल वहां बना हुआ नहीं, उसका पाथ है, उसका मूवमेंट का पाथ है। बिल्कुल यही जो राशि होती है कि जब ऐसे इस प्रकार के आपस में मिल जाते हैं तो राशि समझ में आती कि भाई हमने इसको ये बोल दिया, ये शॉर्टकट हो गया। अब देखिए राशि कितनी हुई, 12 राशियां हुई हमारे पास, 1 से लेकर 12 तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाइए। और एक राशि कितने नक्षत्र से मिलकर बनी है, 9, यानी 9 नक्षत्र नहीं, 9 चरण से, 9 स्टेप से। तो 12 इंटू 9 करिए कितना आ गया, 108 आ गया। और हमारे पास कितने नक्षत्र हैं, 27, एक नक्षत्र में कितने चरण, 4 चरण। तो 27 इंटू 4 करिए 108, एकदम एक्यूरेट बैठ गया। इसका मतलब ये आते हैं हम अपने पॉइंट पर, इसके बारे में कभी आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इस चीजों को हम लोग समझते हैं। केवल इनको समझना है, और समझ के जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। ये नहीं कि बस आपने देखा तो आप ये पुखराज पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, गंगा जी में कूद जाइए, इधर चले जाइए, ये सब बकवास है, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गया। आप एकदम इसकी साइंटिफिक वे पे चलिए तो काम मजा आएगी और लोग का विश्वास बढ़ेगा। मैं केवल बस जितने भी ऊपर वाले ने मुझे बुद्धि दी है, मैं केवल एक एस्ट्रोलॉजी का सही जो चेहरा है उसको सोसाइटी के सामने रखना चाहता हूँ, केवल इन लोगों से बचाना चाहता हूँ। ये उपाय ज्योतिष तो बंद करिए, ये कुछ नहीं होता, जो घटनाएं घटेंगी वो होंगी। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वतंत्र कर्म, फ्री वर्क, और एक होता है कि वो घटना घटेगी घटेगी। जो फ्री वर्क पर है तो उसमें क्या है, व्यक्ति जब ऐसा काम करेगा तो वो चीजें होंगी। काम कब करेगा ये बता देगा। अब पता चला कि हमने बताया कि भाई आप इस समय अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब आपने कोई काम ही नहीं किया, बैठे हुए हैं, और आपने कहा था कि हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं और हम कुछ नहीं कमाए, तो भाई आपने काम ही क्या किया। तो काम वहां पे जिसमें स्वतंत्र कर्म आता है। अब जैसे बहुत सारे लोग मजाक में आते हैं और पूछते हैं बताइए कि हमारी कितनी शादी होंगी, भाई ये स्वतंत्र कर्म है, आप 10 करो, 20 करो, 50 करो, 100 करो, ये आपके ऊपर है। शादी कितनी करेंगे ये कि हाँ, अब हमारे बेचारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, यहाँ ढूंढने लगते हैं कितनी शादियाँ होंगी, ये नहीं पता, ये उसका स्वतंत्र कर्म है। तो स्वतंत्र कर्म किस बात पे डिपेंड करेगा कि हम वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा, बताओ तुम्हारे भाग में क्या लिखा, मैं तुम्हें मार सकता हूं। तो जो मार रहा हो सकता है उस पर तो जोखिम उठाने की योग बने हैं, और जिसके साथ ये घटना घट रही है उसमें जो है आयु खंड हो रही होगी, तो उसको चेक करना पड़ेगा। और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हम भी मानते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ नहीं लगी हुई है। तो जो थोड़े से डल माइंड के हैं तो वो क्या करते हैं, बस पकड़ के उपाय कराने लगेंगे। इनसे बचिए जरा, मैं आप इस पर डिस्कस करता हूँ। मैंने बोला जो फर्स्ट हाउस हमारा है, फर्स्ट हाउस, इसको देखिए भाव कहा गया, भाव संस्कृत में। क्या वो लोग को नहीं पता था क्या, जो पुराने हमारे महान महान ऋषि हुए हैं, पराशर हुए, जैमिनी हुए, वाराहमिहिर हुए, बहुत सारे हैं, कितना गिनाऊं मैं, तो क्या उनको नहीं पता था कि भाव और घर
तो लेकिन उन्होंने भाव का मतलब कि हमारा उसके प्रति भाव क्या है, ये है, ये मतलब है भाव का। तो हाउस, खैर अब आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गया तो इसको हाउस कह देते हैं, लेकिन सही वर्ड तो भाव ही है। कि जैसे बोलिए कि हमारा अपने बच्चों के प्रति भाव क्या है, तो फिफ्थ हाउस देखेंगे हम, तो भाव है हमारा, ठीक है। अब हमारा बच्चा कैसा होगा ये यहाँ नहीं, यहाँ हमारा बच्चा कैसा होगा ये बच्चे की कुंडली बताएगी। हर चीज़ का क्वेश्चन यहाँ नहीं है। एक इसमें भी मुझे बात करनी है कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी से क्या क्या देख सकते हैं। सारी चीज़ें मत देखने लगी उससे, इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, केवल उसी के अंदर में बात होगी। चलिए ये मैं देखता हूँ। तो इस बच्चे का देखिए क्या हुआ कि जब इसका बर्थ हुआ, तो बर्थ होने पर हुआ क्या, बताया मैंने कि ब्रेन में इसको समस्या थी और इसका ऑपरेशन भी हुआ। तो देखिए इसका चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा थी, तब इसका बर्थ हुआ। और जैसे ये 3 महीने की ये दशा रही, ठीक, चंद्रमा में गुरु, और उसके बाद शनि की दशा आई, और 85th D12 जिसको बोलते हैं 85वां द्वादशांश, यहाँ शनि है, और मंगल मघा नक्षत्र में है। मंगल मघा नक्षत्र में हो गई, तो आपको पता है मघा नक्षत्र कितना मंगल को कितना डैमेज करेगा, ये तो आपको पता ही पता है। तो इन पे हमें विशेष नजर रखनी होगी, इन सब चीजों पे, कि जो 85th D12 का जो लॉर्ड है उसको हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, नहीं तो फिर ये फंसे। ऐसे केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे और भी इसमें फार्मूले हैं, उनको देखना पड़ता है, उस पर विशेष नजर होती है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस में धनु राशि है। धनु राशि इसका मतलब इसका स्वामी लॉर्ड जो है गुरु हो गया, और गुरु देखिए कहाँ पे आ गया, 6th हाउस में आ गया, और 6th हाउस में आके ये पिट गया। तो इसका मतलब इसका एसेंडेंट खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया। अब केवल यही से देख के सारा प्रेडिक्शन मत करने लगे, ये सारी कुंडलियां षोडशवर उसको बहुत ज्यादा यूज करना है, ये डिग्री से बनी होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया भाई कि इसका फर्स्ट हाउस तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, और यहाँ पे देखिए 6th हाउस में बैठा है, और 6th हाउस का जो लॉर्ड शुक्र है वो देखिए यहाँ पर कन्या राशि में आ गया, और शुक्र यहाँ पर क्या हो गया, नीच का हो गया। तो कुछ मिला के गुरु यहाँ पर जो बृहस्पति आए हुए हैं वो यहाँ डिस्टर्ब करेंगे, और साथ में जो हमारी लग्न है वो राहु केतु के एक्सेस में फंस गई। अब लोग क्या कहते हैं कि राहु केतु कोई ग्रह, अरे नहीं भाई, ऐसे लोग मजाक उड़वाते हैं। राहु केतु ग्रह नहीं है, ये मैथमेटिकल एक एक्सेस है। देखा ये गया कि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए सन है, सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, सारे प्लेनेट घूम रहे हैं अराउंड टू द सन, अपना पृथ्वी भी घूम रही है, तो पृथ्वी के अराउंड कौन घूम रहा है, चंद्रमा। तो जब यहाँ पे कट करते हैं ये वाले कट पॉइंट, इनको मैथमेटिकल एक्सेस में डिफाइन करने के लिए राहु केतु बोला गया। राहु केतु, इसके लिए कथाएं भी बताई गई कि वो क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो एक राक्षस हुआ, ये गला काट दिया गया। ये केवल उनके लिए जिनको ये मैथमेटिक्स कम आती है, उनके लिए ये कहानियां क्या हैं, कहानियां एक सिखाने के लिए हैं कि भाई आप समझिए कि जिसका सर कट गया तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट एक ही है। इट मीन्स राहु और केतु कोई अलग अलग नहीं, और इसको ग्रह ना मानिएगा कि ये प्लैनेट है। यही सब मजाक उड़ाते हैं लोग इसका, कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं राहु केतु ग्रह है ही नहीं, कुछ वाकई नहीं है। तो फिर ये क्या है, अब जैसे चंद्रमा को लोग ग्रह मान रहे, चंद्रमा तो पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है, ये तो ग्रह हो गया। तो अब इन सब चीज़ों, लेकिन क्यों माना गया उसके लिए भी बहुत बड़े प्रिंसिपल हैं, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे कभी। तो आप देखिए यहाँ पे राहु केतु के एक्सेस में ये हमारा एसेंडेंट यानी लग्न फंस गई है, और इसका जो लॉर्ड है वो यहाँ पर खराब अवस्था में आ चुका है। उसके बाद देखिए बाकी तो किसी की यहाँ पे दृष्टि इस पे नहीं पड़ पा रही है। शनि कहाँ है, शनि यहाँ पे है, और ये चलित में यहाँ पर जा रहा है। चलित में जाने से यहाँ पर लग्न को इफेक्ट तो नहीं दे पाएगा, लेकिन लग्नेश को यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है। ठीक, आगे देखते हैं कि हमारा भाई D1 में फर्स्ट हाउस गड़बड़ कर चुका है, फर्स्ट हाउस गड़बड़ कर चुका है। चलिए D30 त्रिशांश में देखते हैं इन सब चीजें। ये जो ये वाला चार्ट है दुर्घटनाओं के लिए, एक्सीडेंट के लिए, जितनी भी खराब चीजें इसके लिए यही देखा जाता है। देखिए ये क्या कहता है, तो इसका जो एसेंडेंट है ये भी धनु राशि है, गुरु है, तो गुरु तो बहुत अच्छे हुए, आपने घर में ही आके बैठ गए, बहुत अच्छी बात है। शुक्र यहाँ पे नीच का है, शुक्र कौन है, 6th हाउस, ये फंसा लिया इसने। और देखिए यहाँ पे अष्टमेश यानी चंद्रमा, चंद्रमा के साथ भी ये गुरु यहाँ पर फंस गए। इट मीन्स जो क्या नाम है, एसेंडेंट का जो लॉर्ड है गुरु है तो बहुत अच्छे बैठे हुए, लेकिन कुछ बहुत थोड़ी कमियां यहाँ पर हैं। ये नहीं कह देंगे बहुत खराब हो गया, क्योंकि ये 8th and 6th हाउस के साथ यहाँ पर आके बैठ गए। शुक्र यहाँ पर क्या है, शुक्र भी आकर 6th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है। तो ये गुरु जो यहाँ पर बैठे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। एसेंडेंट पे देखिए सूर्य की यहाँ पे दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, ये देखिए शनि की 10th दृष्टि 7 8 9 10, ये भी इसको खराब कर रहा है। ठीक, बुध खैर उच्च का एक अच्छी बात है, और शनि यहाँ कहाँ पे आए हुए, सेकंड और थर्ड, यानी 0 हाउस से आए। लेकिन शनि की दृष्टि क्या होती है कि जैसे आप ऐसे मानिए कि जो पुराने माँ बाप होते थे, हम लोग को भी वैसे ही है कि अगर हम लोग बाहर से कहीं पिट के आए ना तो और 2 झापड़ दे देते, वही हाल शनि और मंगल का है। अगर कोई भी हाउस पिट रहा है ना तो शनि और मंगल और पीट देंगे उसको, ये खराब काम। ये देखिए यहाँ इसने पीट दिया, इनकी भी स्थिति इनके और इनके साथ बैठ करके ठीक नहीं है। लेकिन 4th हाउस में गुरु स्वराशिस्थ है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। ये थोड़ा खराब कर रहे हैं, बहुत खराब तो नहीं कर रहे हैं। खैर, तो यानी कि यहाँ पर हमको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा फर्स्ट हाउस गड़बड़ कर रहा है। आगे देखते हैं D3 चार्ट में। D3 चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, मंगल, आके बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ। सूर्य कहाँ चला गया, सूर्य यहाँ पर, ये अच्छा यहाँ पे हाउस एक्सचेंज हुआ पड़ा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे देखिए फिर से ये केतु और राहु के एक्सेस में फंसे हुए हैं। कौन, एसेंडेंट का जो लॉर्ड है वो केतु और राहु के एक्सेस में फिर यहाँ पर आके फंस गया। तो यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा बहुत यहाँ भी गड़बड़ी नजर आ रही है। इस पे दृष्टि देख लेते हैं किसकी है, गुरु की तो नहीं है, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। कुछ लोग राहु केतु की भी दृष्टि निकालने लगते हैं। ठीक है, तो शुक्र खैर 7th हाउस में देख रहा है, शनि कुछ कर नहीं पा रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यानी थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हमको समझ में आया, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी समझ में आया। फर्स्ट हाउस पिट रहा है, लग्न ने बता दिया, D1 चार्ट ने बता दिया। बाकी ये क्या करे, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। ये क्या हो गया, ये प्राइमरी टेस्ट हो गया कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो आगे। तो चलो कंफर्मेटरी टेस्ट चल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आता चल रहा है, फर्स्ट हाउस गड़बड़। यहाँ पे आइए D9 चार्ट में सूर्य आ गए यहाँ पर। मंगल की स्थिति क्या है, यहाँ पर मंगल अपने घर में बैठे और ठीक है, यहाँ तो सूर्य कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं करेंगे, और उच्च का चंद्रमा इसको यहाँ पे देख भी रहा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, और सूर्य ठीक ठाक है यहाँ पर। यानी यहाँ पे D9 चार्ट ने हमको कोई सपोर्ट नहीं किया। D12 चार्ट पे चलते हैं, यानी कि इसका भाव कौन है, मिथुन का बुध कहाँ पे आ गए, बुध, अरे ये तो बहुत गड़बड़ कर गए, ये तो 8th हाउस में आके बैठ गया। और शनि अच्छा, ये देखिए पिटे को और पीट दिया इसने, पिटे को और पीट दिया। मंगल की कोई दृष्टि नहीं, 1 2 3 4 5 6 4 7 8 होती है दृष्टि, तो मंगल का तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट शनि ने इसको और पीट दिया। यानी D12 चार्ट, D30 चार्ट और D3 चार्ट ये बता रहे हैं कि फर्स्ट हाउस गड़बड़ है। तो भाई फर्स्ट हाउस गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए और इसको चेक करते हैं, और कैसे इसको चेक किया जा सकता है। यहाँ पर अब हम लोग चेक करते हैं राशि। तो फर्स्ट राशि देखते हैं यहाँ पर, ये इसका स्वामी कहाँ गया, इसका लॉर्ड कहाँ गया, मंगल कहाँ गया यहाँ पर, ये। और अच्छा ये चलित में ये खिसक रहे हैं, ये देखिए नेगेटिव है यहाँ पर, यानी चलित में खिसक के कहाँ आ रहे हैं, नीच के भी आ रहे हैं और 8th हाउस में आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट राशि भी ये गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छी D30 चार्ट में फर्स्ट राशि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ खुद का अपने घर में, यहाँ डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी डिस्टर्ब तो इतना ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पर इसका जो लॉर्ड है फर्स्ट राशि को देखो, सूर्य यहाँ पर आया हुआ, 5th हाउस से आया हुआ है, बाकी किसी की ऐसी दृष्टि इस पे नजर नहीं आ रही। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर आइए फर्स्ट हाउस, मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मंगल और बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध कहाँ से आए, सेकेंड से, और यहाँ से। तो यहाँ और यहाँ से तो कोई बहुत ज्यादा फर्क तो इस पे नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ जो मंगल है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करें, बहुत तो ज्यादा नहीं। यहाँ पर आइए फर्स्ट कहाँ पर, फर्स्ट 11th में है, और 11th में 5th, और ये 12th का लॉर्ड इसको मेष राशि को गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भाव भी गड़बड़ हो गया फर्स्ट, एंड राशि भी गड़बड़ हो गई फर्स्ट। अब आते हैं कारक को देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस अगर हमें देखना है तो 2 ही प्लैनेट पकड़ने हैं, एक मंगल और एक शनि, क्योंकि मंगल होता ब्रेन का, जो ब्रेन है हमारा वो मंगल है, और शनि नर्वस सिस्टम। अगर शनि गड़बड़ होगा तो नर्वस की प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम की, और अगर मंगल गड़बड़ होगा तो ब्रेन की प्रॉब्लम होगी। देखते हैं यहाँ पर, पहले तो ये देख लीजिए आप, मंगल यहाँ मघा नक्षत्र में फंसा हुआ, इस पे तो विशेष नजर है, यहीं से गड़बड़ी नजर आने लगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर मघा नक्षत्र में आ गया, गड़बड़ करेगा ही। आगे देखते हैं यहाँ पर मंगल D1 चार्ट में मंगल नीच का हो रहा है, ये देखिए चलित में, ऐसा तो यहाँ ठीक है, लेकिन चलित में नीच का जा रहा है, यानी गड़बड़ हो रहा है मंगल यहाँ पर। यहाँ बहुत अच्छे मंगल, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी अच्छे, बट राहु केतु के एक्सेस में फंसे हुए हैं। यहाँ पर आते हैं मंगल को देखते हैं, मंगल अच्छे बैठे हुए हैं, वेरी गुड।
और यहाँ पर आके देखते हैं मंगल, यहाँ पे सूर्य, सूर्य का यहाँ पर आया, सूर्य यहाँ मंगल गड़बड़ करेगा क्योंकि जीरो हाउस में आ चुके हैं। और इसका जो लॉर्ड है वो देखिए यहाँ पर पहुंचा, यानी यहाँ पर भी मंगल, यानी मंगल ज्यादा गड़बड़ नजर आ रहा है। तो और साथ में मंगल का क्या है, मघा नक्षत्र। शनि का देखते हैं जरा हम लोग, शनि यहाँ गड़बड़ है लेकिन चरित्र पे नीच की ओर है, शनि भी गड़बड़ है। शनि बुध के साथ है, यहाँ दिक्कत नहीं, 10th हाउस में अच्छे ही बैठे हुए हैं। शनि ठीक है, यहाँ पे उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हुए, अच्छे ही बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर कहाँ गए, ये गड़बड़ है शनि, और इसका गुरु कहाँ गया, गुरु यहाँ पे, ठीक। तो ये शनि यहाँ गड़बड़ 8th हाउस में तो गड़बड़ी माना जाएगा। शनि यहाँ पे ठीक ठाक ही बैठे हुए हैं। कुल मिला के मंगल से ज्यादा शनि से ज्यादा मंगल गड़बड़ है। शनि इतने गड़बड़ नहीं जितने मंगल गड़बड़ है। इसका मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम तो समझ में आ गई ना। अब इसका ऑपरेशन हुआ, कब ऑपरेशन हुआ, तो देखिए 85th D12 85वां द्वादशांश का स्वामी शनि है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ चंद्रमा में गुरु में, तो इसको ब्रेन की प्रॉब्लम समझ में आई। क्यों चंद्रमा में गुरु में क्यों, आप देखिए असेंडेंट में, लग्न में देखिए यहाँ पर गुरु डिस्टर्ब है, तो कुछ ना कुछ तो समस्या दे ही देंगे यहाँ पर। और साथ में हम यहाँ गोचर भी लगाएंगे, केवल दशाएं से काम नहीं चलेगा। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक तो हॉरोस्कोप में योग बने हुए हो, दशा खराब हो, और साथ में आकाश मंडल में जो स्थितियां हैं जिसको गोचर कहते हैं उनका कॉम्बिनेशन मिल जाए। केवल योग बने हुए और दशा खराब हो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। केवल मतलब कुंडली में योग यानी कि उसके पास पात्रता तो है कि गड़बड़ करने की। कब गड़बड़ करेगा, जब दशा आएंगी और गोचर साथ मिलेगा। यानी कि केवल दशा नहीं आई, केवल कुंडली में योग बने वो तो परमानेंट बने रहेंगे, और गोचर मिला वो तो बनते ही बिगड़ते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन ना हो, दशा का पहले तो योग देख लीजिए, क्या उस हॉरोस्कोप में उसके घटित होने के योग भी बन रहे हैं, पॉसिबिलिटीज भी है। तो जब पॉसिबिलिटी है, अब एक तो योग है कि भाई पॉसिबिलिटी डिक्लेयर कर दीजिए कि हाँ भाई आपके साथ ये घटना घटेगी। कब घटेगी, देखिए यहाँ पर दशाएं कब उसको मिलेंगी, वैसी रोग करने वाली, रोग की दशाएं। दूसरा, तीसरा कि आकाश मंडल में वैसी स्थितियां बन जाए। तो ये चूंकि बर्थ का मैंने उठाया है, जब ये बच्चा पैदा हुआ तभी इसको समस्या आई। तो इसका मतलब जो गोचर होगा वही इसकी कुंडली होगी, यानी इसका जो हॉरोस्कोप में बैठे प्लैनेट्स क्या होंगे, वही गोचर में होंगे। तो जरा गोचर में आप देखिए, शनि जो रोग का कारक है वो डिस्टर्ब, गुरु यहां पर परेशान कर दिया इसको। और देखिए यहां पर एक तो ये शनि यहां पे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और साथ में यहां पर पहुंच गया और किसी 2 क्रूर प्लैनेट को लग्न ने डिस्टर्ब किया। तो शनि ने लग्नेश को डिस्टर्ब किया, राहु केतु ने यहां पे लग्न को डिस्टर्ब कर दिया, तो ऑटोमेटिक तो रोग तो होगा ही होगा ना, उस वक्त तो रोग तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 क्रूर प्लैनेट किसको, एसेंडेंट उसके लॉर्ड को डिस्टर्ब कर दें तो समझ जाइए जब जन्म होगा तो कुछ ना कुछ समस्या होगी। तो गोचर तो सपोर्ट कर ही रहा है, ठीक, दशा भी मिल गई। पहले तो लग्नेश की हुई, लग्नेश की दशा लोगों ने सोचा बहुत अच्छी, बट देखिए लग्नेश की पोजीशन ये, और साथ में शनि ने इसको, ये ले भी था शनि, इसको डिस्टर्ब कर दिया एसेंडेंट को, तो स्टार्टिंग में तो रोग होगा ही होगा। एक दूसरा, जैसे शनि आया यानी कि 3 महीने तक लगभग ये चला गुरु, तो ज्यादा समस्या थी, तो समस्या डॉक्टर ने बोला भाई इसके सर में कुछ तो प्रॉब्लम है। और जैसे ही शनि स्टार्ट हुआ, जो कि 85th D12 का लॉर्ड है, 85th D12 का लॉर्ड है, ये रोग कारक, ये जो दशाएं होती है रोग कारक होती हैं। तो देखिए शनि 85th D12 का लॉर्ड, और मंगल चूंकि मघा नक्षत्र में फंसा हुआ है, और फंसा हुआ है तो मंगल यानी ब्रेन का कारक, फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब यानी ब्रेन डिस्टर्ब, मतलब यहाँ ऊपर पार्ट डिस्टर्ब, उसमें मंगल डिस्टर्ब, तो ब्रेन डिस्टर्ब, दशा आ गई रोगों वाली, रोग की स्थिति बन गई, और गोचर में स्थितियां बन गई। इसको एसेंडेंट को और उसके जो लॉर्ड को शनि ने फंसाया, और राहु ने इसको फंसा लिया, हो गया, ऑपरेशन हो गया। खैर ये बच्चा बताते बहुत कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, क्योंकि उसकी समस्या अभी तक ही चलती आ रही है, तो वो एक अलग बात है, वो तो फिर और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या, कौन सा इसको रोग होगा, कब होगा। अब बात है क्या इसको कभी फायदा नहीं होगा, तो देखिए वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, आने वाला समय, आने वाला जो दशाएं, अगर वो अच्छी दशाएं होंगी
तो उसको फायदा मिलेगा, नहीं होंगी तो फिर वो वैसे जूझता रहेगा, यानी इसमें अप डाउन चलते रहेंगे, क्योंकि इसका परमानेंट फर्स्ट हाउस तो डिस्टर्ब है ही है। तो इस प्रकार की समस्या है। तो कहने का मतलब है कि क्या डॉक्टर ऑपरेशन करे तो उसको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर अब बताते हैं कि नॉर्मल है, चल रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ लाइफ में जो अचीवमेंट है वो इसको नहीं हो पाया है, तो वो खैर D1, D9, D10 चार्ट काम करेगा। पढ़ने के लिए D1 एंड D24 चार्ट देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी, तब पता चलेगा कि भाई ये लाइफ में आगे क्या कर पाएगा या क्या किया। और उसके साथ मान लीजिए केवल हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है लेकिन दशाएं नहीं मिली तो गड़बड़ है। हम आने वाले समय में कुछ ऐसे हॉरोस्कोप को और डिस्टर्ब करेंगे जिसकी एजुकेशन की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है, बट उसको दशाओं ने फेवर नहीं किया, और दशा ने फेवर किया तो फिर वही गोचर ने फेवर नहीं किया, गड़बड़ हो गया। तो ऐसे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना होता है, और ये फार्मूले को लगा के, ये नहीं कि बस देखा कि अच्छा गुरु खराब है तो ये पहना दो वो पहना दो, ये सब बकवास की बात है, इसका कुछ मतलब नहीं। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जानकारी ही बचाव है। आपको पता चल गया कि सामने भाई कुछ प्रॉब्लम है तो आप बच के जाएंगे बस। बाकी कुछ मेडिटेशंस हैं जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन गलत चीज़ों से बचें, एक्यूरेट पर पहुँचें। तो एक्यूरेट पर, और जो भी इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा नॉलेज होगी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये फालतू के उपाय छोड़िए। कोई भी आपके सामने हॉरोस्कोप आए तो आप केवल ये बताइए कि आपके समय ये होगा, मीन्स होगा। जो चीज़ें वर्क, फ्री वर्क पर डिपेंड करती है उन पे बोले भाई ऐसा होने के चांसेस है। और जैसे ये रोग होना, ये तो फ्री वर्क है ही नहीं ना, ये तो घटना घटेगी, एक्सीडेंट होना, कोर्ट केस होना, इल्ज़ाम लगना, है ना, ये सब तो, इसमें कुछ वर्क का कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें तो कोई, ये तो घटना आपने बताई, घट गई तो घट गई। चरित्रहीनता के योग, घर से भाग जाना, कूद जाना, सुसाइड कर लेना, ये सब क्या है। ये नहीं बता सकते कि वो सुसाइड करेगा कि घर से भाग जाएगा, मीन्स ये क्या, जोखिम उठाने के योग है। तो ये इनमें से कोई कुछ ना कुछ कर लेगा। क्या करेगा वो डिपेंड करेगा किस एज फैक्टर में। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो कोई छोटा बच्चा जो होगा वो जोखिम में क्या कर लेगा, किसी से मारपीट थोड़ी ना करेगा, वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप बात करिए। थोड़ा बड़ा हो गया तो जोखिम उठाने का मतलब क्या, लोन, बड़ा लोन उठाने का, बड़ा लोन जो उसे पे ही नहीं कर पाएगा, ये सब जोखिम उठाने के योग है। तो समय के हिसाब से जो वाराहमीर ने कहा था, देश, काल और पात्र, इन 3 चीज को लगाइए, आप आंसर लीजिए। और फार्मूले एकदम सटीक बैठते हैं। हमको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में इतना ज़्यादा है, सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन आप रिसर्च करिए, जो फार्मूले आपको मिले उसको एक किनारे रखिए और फिर देखिए, उस पर लगाते जाइए और सारे एग्जाम्पल पे उसको अप्लाई करिए। जो सब जगह लग रहा है उसको आप अलग नोट्स बना के रख लीजिए और सब जगह आप लगाइए, देखिए एक्यूरेट आएगा। आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए कितना एस्ट्रोलॉजी, कितना एक्यूरेट प्रेडिक्ट होता है। अगर प्रेडिक्ट करने वाला या फलादेश करने वाला के पास नॉलेज है और एकदम सही चीज़ वो लगा रहा है, तो इससे सोसाइटी में बहुत फ़ायदा होता है। ज्योतिष में जानकारी ही बचाव है। तो बस आज का इतना ही। थैंक यू।